हेलो। हाँ बिल्कुल सही। और ये जो 5 तरह के लोग हैं, इसमें बिजनेस सबसे ज्यादा आपका अनजान लोगों के साथ होता है, C5 के साथ। और सबसे छोटी लिस्ट शुरू में अनजान लोगों की बनेगी। C5 की लिस्ट सबसे छोटी होगी, लेकिन अगर हमने ठीक तरीके से C1 से C4 की लिस्ट बनाई और उन लोगों से मदद मांगी, रेफरेंस मांगे, तो हम अपने C5 को बड़ा कर सकते हैं। हमको हमारी जिंदगी का इकलौता उद्देश्य एज ए सेल्समैन होना चाहिए C5 की लिस्ट को बड़ा करना और उनसे उन तक पहुंचना, उनसे रिश्ते बनाना, और फिर जो सेलिंग जिस तरह से होगा ना, वो बहुत मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि सेल करने में कुछ मुश्किल हो रही है, बहुत आसान लगेगा। वेरी गुड। तो आनंदा जी, ये समझ में आया आपको? अनम्यूट कर सकते हैं अब आप। हाँ सर। ये आपको कोड देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन एक नई नोटबुक लीजिए और इन सब के लिए C1 के लिए 5-10 पेज रख दीजिए, C2 के लिए रख दीजिए, C5 के लिए तो आधी कॉपी छोड़ दीजिए बात की। C5 में तो लोग होते ही रहेंगे, वो जिंदगी भर चलने वाला काम है। ठीक है सर, डायरी है लिटरेचर का बस। नहीं, उसमें नहीं होगा, नया नोटबुक अलग। हाँ, अच्छा ठीक डायरी में मत करिए। ठीक है ठीक है। नया एक स्टैंड अलोन नोटबुक, नया कॉपी बनाइए और उसमें करिए, वो हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। ठीक, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सुजीत जी। सुजीत जी, हाँ एक चीज आपसे पूछिए, आपकी लिस्ट कितनी बड़ी बन गई है अभी तक? 400-500 लोगों की है। ओके, और कितने लोगों से आप रेगुलरली मिल पाते हैं? अभी तो मैं जॉब करता हूँ तो 3-4 लोगों से डेली मिलता। फिर भी 3-4 लोगों से डेली मिल लेते हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, उसमें स्ट्रेंजर की संख्या ही ज्यादा है मेरे लिस्ट। स्ट्रेंजर, अनजान लोगों का। स्ट्रेंजर अनजान जो है ना, वही वो ही हमारा सबसे बेहतरीन ग्राहक बनने वाला तरीका है। तो बहुत अच्छी बात। आइए पूनम जी। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज है। जी सर। कल शाम को भी आपसे बात की थी। आपकी लिस्ट कितनी बड़ी बन गई है अभी C1 to C5? मैं बना ही रही हूँ। रात मैंने 45 लोगों के नाम लिखे थे, जो मेरे को फोन में ना कई दिन से मैं लिख नहीं पा रही थी, तो 40-45 नाम मैंने अपने फोन से निकाले थे कि जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। वो मैंने लिस्ट मैंने बना रखी है। ये अपनी एक अलग रजिस्टर बनाया सर मैंने स्ट्रेंजर का। जो मेरा नया पुराना था वो मेरा फैमिली जो सारा चल रहा था, रिटर्न में भी कई बार क्या होता है कि मान लो कभी फोन हमारा कहीं गुम हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, तो वो रिटर्न में वैसे भी हमें नंबर लिखने चाहिए अपनी डायरी में, फैमिली के हो या रिश्तेदारी के। और स्ट्रेंजर का सर मैंने ये नया रजिस्टर बनाया है, इसमें केवल स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर। और रात भी मैंने ये लिखे हैं नाम, इसमें कॉलम वाइज बनाए सर। नाम है, उनका एड्रेस है, वो काम क्या करते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनको मैंने बात हुई है या नहीं हुई है उस पर भी टिक करती हूँ, ये चीज। और अब इन लोगों से आप दोबारा बात करेंगी? जी सर। और आज भी 2 नए लोगों से मिलने का समय मिला है, तो उन्होंने बोला बहन जी आप आ जाएं, हम घर ही मिलेंगे आपको। बहुत। तो ये जब तक हम रेगुलरली रोज ये करेंगे ना, 2-3-1, बहुत आश्चर्य होगा थोड़े समय बाद हमको कि इतने सारे ग्राहक कैसे बन गए, क्योंकि ये 1-2 करके महीने में हम 40-50 लोगों से मिल लेंगे। और उसमें से अगर 20-25% लोगों ने भी हमसे लिया, कन्वर्जन हुआ होगा, क्योंकि अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं और इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कन्वर्जन आपका गारंटेड होगा। क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया में एक अच्छे व्यक्ति से कुछ खरीदना चाहता है। अच्छा, ये तो हम जो बात बता रहे हैं लोगों को, वो तो बहुत काम की बात है, कोई जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है। आवश्यकता न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की सभी को है। प्रश्न इतना है कि उस व्यक्ति के पास वही जो 3 विशेषताएं हैं कि लगातार सप्लीमेंट लेने का पैसा है, वो निर्णय कर सकता है, और वो पढ़ा लिखा।
थोड़ा मतलब बातों को समझ सकता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे तो रिजल्ट पक्का आने वाले हैं। कई बार 1 महीने में आएगा, कई बार 2 महीने में आएगा, कई बार 3 महीने में आएगा। हमको अपना काम ईमानदारी से करना है। हमको लोगों को जाके जो स्टेप्स हमने सीखी है, हमको कनेक्ट बनाना है, हमको सही प्रश्न पूछने हैं, हमको उनकी बातों को सुनना है, और ये सब करके अगर बॉडी स्कैनर है हमारे पास तो बॉडी स्कैनिंग करना है, और वो सब करने के बाद में हमें चौथे स्टेप में प्रोडक्ट का नाम आता है, क्योंकि सॉल्यूशन हमको तब देना है। और फिर सर एक बात पूछनी थी मुझे। जी जिन लोगों से जैसे मैं आज मिलने वाली हूँ, ये मेरे को 1 महीने पहले ही मिले थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। तो उनसे मेरी फोन पे बात होती थी। अब उन्होंने जैसे पूछा था ना, बहन जी आप करते क्या हो, ये आप हेल्थ पे काम करते हो क्या, हमें ये परेशानी हो रही है या शरीर में ये वीकनेस है। तो मैंने फोन पे थोड़ा सा उनको कुछ बताया, तो उन्होंने डायरेक्टली ये बोला है, कोई ना जी आप अपनी मशीन लेके आना, पहले हमारा टेस्ट करना फिर बताना। वरना मोस्टली मैं फर्स्ट मीटिंग में अपना बिजनेस नहीं बताती, लेकिन उन्होंने खुद से बुलाया है कि अब जी ये आप क्या है, फर्स्ट मीटिंग रही नहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी शुरुआत हो गई है रिश्ते की, है ना। और दूसरी बात, भले आप लेके जाएं फिर भी उनको ये बता दें कि बहन जी मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये काम मैं सब लोगों की मदद करने के लिए कर रही हूँ, ना कि कोई बेचने के उद्देश्य से। इसलिए मैं थोड़ा सा, अगर आप बुरा ना माने तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, ताकि आपकी बातों का मैं सही जवाब दे सकूं, या मैं पहले सुनना चाहती हूँ। क्लियरली बताइए जाके लोग, तो उससे क्या होगा, भले आप बॉडी स्कैनर लेके जा रही हैं पर आप बोलिए कि भाई मैं तो सुनने के लिए आई हूँ। क्योंकि एक बहुत विचित्र बात है इस दुनिया में, हर आदमी बोलना चाहता है, कोई दूसरे की सुनना नहीं चाहता। जी सर। अब जैसे आप उनको बोलेंगे कि आप सुनना चाहती हैं, तो उनको लगेगा यार ये बहुत ही कोई स्पेशल व्यक्ति है, सुनने की बात कर रहा है, और तो कोई सुनता नहीं है, तो वो आपको बहुत कुछ सुनाएंगे। तो वो हमको शांति से सुनना है कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको आदत होती है बीच बीच में टोकने की, या तो जब व्यक्ति बोल रहा है ना, और अगर वो एक तल्लीनता के साथ बात कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। थोड़ा अगर थोड़ा सा डेविएट भी हो गया इधर उधर तो भी सुनिए 1-2 मिनट। तो हाँ, अब एकदम ही कोई अलग बात करने लग जाए या और काफी लंबे समय तक हो जाए, तो फिर आप पोलाइटली नम्रता के साथ उनको कह सकते हैं कि हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ। बट मोस्टली लोग अपने बारे में, आपको जितना आप सुनेंगे आपको बहुत सारी बातें उनके बारे में पता पड़ेगी। सर वो तो उन्होंने ना, हमारी जैसे हफ्ते में 4-5 दिन में कॉल कर लेते हैं हम एक दूसरे को, तो वो फोन पे ही फैमिली की बहुत सारी बात है, जो अब मुझे ये पता चलेगा कि मुझे वहां जाके उनसे बात क्या करनी है, क्योंकि मैं पहले ही उनके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है मुझे। बहुत बढ़िया। और उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं पे हमको थोड़ा सा उनके साथ अपनापन दिखाना है, और पहले परिवार की बातों से ही शुरू कीजिए कि ये दिक्कतें हैं, कैसा चल रहा है, क्या है। तो कंफर्ट का वो जो क्रिएटिंग ये कनेक्ट है, वो है क्या एक्चुअली, जो पहली स्टेप है, वो स्टेप ये है कि आप और दूसरा व्यक्ति दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल हो जाए बात करने के लिए, ओपन अप हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम कोई बात कर रहे हैं, सामने वाला कोई दूसरी बात कर रहा है, और हम एक दूसरे की बातों को समझ ही नहीं पाते, कनेक्ट ना होने के कारण। तो कनेक्ट बनाना सबसे पहली स्टेप इसीलिए है कि शुरुआत एकदम ठीक हो सके, लोग समझ सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज का जो आपने उदाहरण लिया, चूंकि आप इनसे पहले से बात कर रही हैं, आप बिल्कुल बॉडी स्कैनर लेके जाइए, लेकिन फिर भी उनको बता दीजिए कि ये मैं लेके आई हूँ, पर ये भी करेंगे, ये भी रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन मेरे को आपकी बातें सुनना बहुत जरूरी है, ताकि मुझे पूरी परिस्थिति समझ में आए, तो फिर मैं सही सुझाव दे पाऊँ। जी सर। तो इसको हम इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। जी सर। ओके, थैंक यू। आइए अनवर जी। JRCM सर, या, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी जैसा कि अभी आपने पूछा था कि C1, C2, C3, C5, तो सबसे पहले तो अपने जो जानकार लोग होते हैं सर C1 में, उनसे मुलाकात होती है। नहीं, लेकिन जानकार से
हाँ सर, जीवन में परिवार जानता हाँ हूँ। हाँ परिवार सर, लेकिन भले वो परिवार से इतना दूर के बिजनेस नहीं हो रिश्तेदार पाता हो, सर। नजदीक के रिश्तेदार हो। हाँ सर, और फिर उसके बाद रिश्तेदार है ही है, और अपने जो मित्र हैं, और सबसे बड़ी चीज है अनजान लोग सर। तो जितना बिजनेस अनजान लोगों से आता है सर, उतना शायद जानकार लोगों से और अनजान लोगों से नहीं आता। और उन्हीं के माध्यम से सबसे बड़ी चीज है सर, रेफरल एक बिजनेस होता है सर, जो हमको अनजान लोगों के माध्यम से मिलता है सर। और रेफरल बिजनेस वाकई में बहुत शानदार बिजनेस है सर, क्योंकि हम जिस अनजान लोगों से मिलते हैं और उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, वो क्या काम करते हैं, उनका लेने के बाद जब उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनको जब न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते हैं सर, तो रेफरल बिजनेस बढ़ जाता है सर। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है सर, और मेरा बिजनेस इसमें काफी बड़ा है सर। ये बढ़ेगा ही, क्योंकि रेफरेंस सबसे शानदार तरीका है बिजनेस बढ़ाने का। और आप तो अहमदाबाद में काम करते हैं ना? हाँ सर, मैं अभी अहमदाबाद से वापस आ गया हूँ, पिछले महीने वही था। और मैंने आपको बताया भी था, मेरे अनजान लोगों की लिस्ट 800 से करीब हो गई है सर। और कितने लोगों से मिल पाए हैं उसमें से आप? उसमें से मैं मतलब रोज सर दो चार लोगों से तो डेली मेरी मुलाकात अब होने लगी, और मैंने उनको प्रोडक्ट भी सेल किया है सर। और यहाँ गांव में मैं गांव से बिलोंग करता हूँ सर, तो गांव में आने के बाद हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, वहाँ पे मैं गया था। तो वहाँ पे मैंने लोगों से बॉडी स्कैनर से चेक किया, और उसके बाद उनको सप्लीमेंट दिया। उसके बाद रिजल्ट बहुत शानदार आया सर मेरा। देखिए, अगर हम कोई भी चीज ठीक तरीके से करेंगे, प्रोसेस से करेंगे, तो रिजल्ट सही आने ही वाला है। और रिजल्ट हमेशा एक्शन पे निर्भर करता है। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, हमको एक्शन पे फोकस करना है। रिजल्ट तो एक आउटकम है, वो अपने आप आएगा। सही एक्शन लेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, गलत एक्शन लेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। तो परिणाम सही हमको तभी आएंगे जब हम एक्शन सही लेंगे। तो चूंकि आप ये लोगों से रिश्ते बनाने वाला, रेफरेंस मांगने वाला ये एक्शन ले रहे हैं, तो इसके परिणाम सही ही आने वाले। और कहीं पे भी ना हमें बेचने की जल्दी करनी है, ना कोई आतुरता दिखानी है। सिर्फ लोगों को ये समझ में आना चाहिए, और ये हमको अंदर से महसूस करना है, दिखावा नहीं करना है। ये महसूस अंदर से करना है कि हम इस बिजनेस में हैं लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, या अच्छा अगर है ऑलरेडी तो अच्छा बनाए रखने के लिए। और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सर एक सवाल पूछना था जी। कि आपने कहा था वो नोट्स के बारे में, थोड़ा सा तो उसके बारे में। आप जो रोल प्ले वाला जो वीडियो दिखाते हैं सर, उसमें तो उसके भी नोट्स कैसे बनाए सर? वो तो मतलब फेस टू फेस बात होती है उसमें, फिर रोल प्ले वाले वीडियो में नोट्स जो है दो तरीके से आप करेंगे। एक तो वहां पे प्रैक्टिकल तरीके से नोट्स बनेंगे, मतलब अच्छा आपको वो व्यवहार आईने के सामने करके देखना है, या किसी और के साथ वैसा रोल प्ले स्वयं करके देखना है। अच्छा। एक वो बात है। हाँ दूसरी सर। बात, वहां पे कुछ पॉइंट बताए गए हाँ सर। कि कैसा खड़ा होके मिल रहा है, आंखों में आंख मिला के बात कर। नोट्स बनाते समय वो चीजें लिखिए हाँ सर। जो वहां स्क्रीन पे लिख के आ रहा है ना। हाँ वो तो लिखा ये मैंने। आप आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है, सीधे तन के जाना है, बहुत अच्छे से हाथ मिलाना है, आदमी का नाम लेके अभिवादन करना है, एंथुजियास्टिक उत्साहवर्धक बने रहना है। ये सब नोट्स में आएगा उसमें। और एक इसकी वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सिर्फ लिखने से नहीं होगा, अच्छा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उत्साह अकेला एक ऐसी चीज है जो पूरे माहौल को बदल के रख सकती है। हाँ सर। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उत्साही बने रहने। एक वो आपने दो एग्जांपल दिए थे, एक तो पूछना, वो अपना इसका टाटा स्काई वाला दिया था,
हाँ, और एक आपका और हेनरी हेनरी फोर्ड वाला दिया था। हाँ, हेनरी फोर्ड वाला दिया था सर। वो उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को तो कंफ्यूज था कि भाई वो कैसे, मतलब दोस्तों से बात नहीं करते हैं तो अपना अवसर गंवा देते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछना था सर। ठीक, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो जो उदाहरण है, वो उदाहरण इस तरह से है कि हेनरी फोर्ड और उनके एक मित्र रोज साथ में गोल्फ खेलते थे। हाँ और सर। बात ये 100 साल से ज्यादा पुरानी है अभी। और हर वीकेंड पे, हर हफ्ते के अंत में, शनिवार रविवार में ये गोल्फ का गेम साथ में होता था और सालों से होता। और एक दिन उनका उनका जो मित्र रहता है वो एक इंश्योरेंस एडवाइजर, बीमा सलाहकार होता रहता है प्रोफेशन से। एक दिन वो पेपर में पढ़ता है कि भाई हेनरी फोर्ड जी ने बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। अब जब वो पढ़ता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है कि यार मैं सालों से आपका इतना क्लोज फ्रेंड हूँ, इतना आपका अभिन्न मित्र हूँ, हम साथ में खेलते हैं, हर हफ्ते खेलते हैं, आपको पता है कि मैं ये काम करता हूँ, और फिर भी आपने जब पॉलिसी खरीदने की बात आई तो मेरे से बात तक नहीं की, आपने किसी और के थ्रू खरीद ली। ये तो बहुत गलत बात है। वो बहुत अपसेट हुआ, बुरा लगा। अब जब अखबार में खबर आई और उसके बाद अगले शनिवार रविवार को फिर वो गोल्फ खेलने पहुंचे, तो अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की हेनरी फोर्ड साहब के सामने। किया तुमने, ये तो आपने अच्छा नहीं किया, मेरे होते हुए आपने किसी और से पॉलिसी ले ली, वो भी इतनी बड़ी, कितना कमीशन आता है इसमें। तो हेनरी फोर्ड ने बहुत सिंपल जवाब दिया, दोस्त इतने वर्षों में तुमने कभी मेरे से इंश्योरेंस के बारे में बात ही नहीं की, तो मुझे लगा तुमको मेरे बिजनेस की जरूरत नहीं। तो अगर बिजनेस हमारा है तो पूछना हमारी जिम्मेदारी। हम अगर नहीं पूछेंगे और उसके कारण किसी और को बिजनेस चला गया तो फिर हम दुखी नहीं हो सकते। उसके कारणीभूत, उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और ये बात हर फील्ड में लागू है। हमेशा पूछने से ही बिजनेस होता है। आप में से जिन लोगों ने कोर्स को ठीक से देखा है, जो 5वां स्टेप है बिगिनिंग अ रिलेशनशिप, नया रिश्ता बनाना, उसमें बताया गया है कि कैसे आपको लोगों से प्रश्न पूछने हैं ताकि फाइनल हो सके चीज। कई बार क्या हो जाता है कि हमने बहुत सारी बातें कर ली, प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया, या हम कोई सर्विस बिजनेस में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को हम खरीदने के लिए पूछते ही नहीं है। तो जब हमने सब कुछ बता दिया है, लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया, वो ऑब्जेक्शन का भी हमने जवाब दे दिया, अब उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे बोलूं कि सर पैसे दे दो, तो वहां बताया है कोर्स में कि बहुत आसान तरीका है। आप उनको बोलो कि सर यूजुअली आप डिजिटल माध्यम से पे करते हैं, या आप चेक इशू करते हैं, या आप कैश देते हैं, मतलब क्या आपका प्रेफर्ड तरीका है पैसे देने का। अब क्या हुआ, आपने उसको ये नहीं बोला कि पैसे दो, आपने उसको इनडायरेक्टली बोला कि भाई अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि आप ये 3 में से किस तरीके से देना चाहते हैं, ये बता दो। अब मान लो वो व्यक्ति अभी तक निर्णय नहीं कर पाया है, तो वो क्या बोलेगा, यार सॉरी अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि आपसे खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। तो कम से कम आपको स्पष्टता हो गई कि वो, और जैसे ही वो ये बोलेगा कि सर अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो आपके लिए जगह खुल गई आगे की। तो आप पूछिए सर कि सर तो अभी तक हमने जो बातें की उसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी की आवश्यकता है तो मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, या क्या कारण है कि आप निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। तो जब आप ये प्रश्न पूछते हैं तो बात आगे बढ़ती है। अच्छा, अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया है तो 10 में से 4-5 लोग जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो बता देंगे यार यूजुअली मैं तो चेक देता हूँ, तो बस उसको नाम दे दो, सर ये नाम से चेक बना दीजिए, या मैं कैश देता हूँ, तो बोले सर कैश अभी देंगे या मैं बाद में कलेक्ट करूँ, या वो बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, तो सर मेरे बैंक डिटेल आपको मैं भेज देता हूँ, तो आप पेमेंट कर दीजिए, प्रोडक्ट आपको आज डिलीवर हो जाएगा।
तो जब हम इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो हर चीज करने का तरीका होता है। बिना सामने वाले को नाराज किए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिना सामने वाले को इरिटेट किए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम सामने वाले को इरिटेट, परेशान कर देते हैं एक तरह से, और वो परेशान हो जाएंगे ना तो वो अच्छा ग्राहक कभी नहीं बनेगा, वो शायद ग्राहक भी नहीं बनेगा। तो बार बार पीछे पड़ पड़ के परेशान नहीं करना। मान लो आप किसी से मिलने गए और उसने उस समय निर्णय नहीं लिया, तो निकलने के बाद उनको एक प्रश्न पूछ लीजिए कि सर आपको चलेगा अगर 10-15 दिन में एक बार मैं आपसे बात करूं और कोई और जानकारी दूं आपको, तो क्या ये उचित रहेगा? परमिशन ले लो सामने। अब जब आपने परमिशन ली तो दो बातें होंगी, या तो वो परमिशन देगा या नहीं देगा। मान लो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार आपको टच में रहने की जरूरत नहीं है, तो आप कम से कम उनको कोई मैसेज भेज सकते हो, बस उतना ही करिए, फिर फोन मत करिए। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ आपके पास कुछ जानकारी है तो बताते रहिए, तो आपने क्या हुआ, एक रास्ता खोल लिया आगे भी टच में रहने के लिए। और ये सब एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे हम फील्ड में ज्यादा जाना शुरू करेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, तो एक हमको अनुभव आने लगेगा कि किस तरह के व्यक्ति से कैसी बात करनी है ना। तो चलिए आइए एक सवाल और है सर मेरा। बोलिए बोलिए। ये मतलब अपना जो न्यूट्रिशन सवाल का जवाब मिल गया आपको ठीक से? हाँ हाँ बिल्कुल मिल गया सर। ये जो न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट है अपना, ठीक है ना सर, तो ये मतलब हम लोगों को जब रिकमेंड करते हैं तो लोगों का एक सवाल जरूर आता है सर दिमाग में कि भाई इसमें मतलब मैंने कहा ये तो सप्लीमेंट है, खुराक है, ये जैसे आप खाना खाते हो वैसे इसको आपको यूज करना है और आपके आने वाली बीमारी को ये बचाता है। फिर भी उनका अक्सर एक ही सवाल रहता है सर कि इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 1 महीने में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो उसका मतलब कोई मतलब अपना क्या कह रहे हैं सर उसका? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब सब लोग ठीक से सुन लें। जैसा आपने खुद एकदम सही कहा कि ये सप्लीमेंट है, ये खाने का पूरक है, और जो न्यूट्रिएंट्स हमको भोजन से नहीं मिल पाते हैं उनको लेने के लिए हम सप्लीमेंट लेते हैं। सप्लीमेंट लेने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अधिकांश लोगों को सप्लीमेंट लेने से फर्क पड़ेगा। अधिकांश है ना, 90-95% से ज्यादा लोग। सवाल ये है कि कब पड़ेगा, समय लगता है। क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है, दवाई जो अभी ली और 4 घंटे में आपका दर्द कम हो गया, वैसा नहीं है। तो इसका फर्क पड़ता है दिखने में, फर्क को महसूस करने में आपको 2-3-4 महीने लगेंगे। कभी कभी हो सकता है कुछ केसेस में 15 दिन में भी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आपको 3 महीने तो आप कम से कम मान के चलिए आपको रेगुलरली लेना है। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों से क्लियर बात करें कि सर खाना जब 40 साल के, अगर आप और 40 साल से खाना खा रहे हो तो जो चीज खाने की पूरक है उसको भी हमेशा ही खाना पड़ेगा ना भाई। अगर आप खाना खाने से तो हमको परेशानी नहीं होती है, बोरियत नहीं होती, हम ये नहीं पूछते कि रोज क्यों खाना खाते हैं, या खाना किसी को पूछते हैं कि डॉक्टर को सर ये मैं खाना कब तक खाना पड़ेगा मेरे को जिंदगी में, ऐसा प्रश्न तो हम कभी नहीं पूछते। तो शरीर की जो न्यूट्रिएंट्स की रोज की आवश्यकता है वो अगर पूरी नहीं हो रही है, और वो आवश्यकता रोज की है, डेली, अगर आपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों आवश्यक है ये मॉड्यूल ठीक से देखा है तो उसमें आरडीए को परिभाषित किया गया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो वो रोज की मात्रा है किसी भी न्यूट्रिएंट को जो आपको आपके शरीर को आवश्यकता है, रोज लेने की आवश्यकता। तो इसीलिए जब लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बोलना 1 महीने में नहीं पड़ेगा, तो 1 महीने के लिए लेना है तो मेरे को देना ही नहीं है। फर्क पड़ेगा, और फर्क दिखना आपको 3 से 6 महीने में शुरू होगा। और वो इसलिए, आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए
एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है जो कि पूरी खाली है 1 मिनट के लिए, यानी, और आपने एक बहुत बड़ा नल चालू किया और उस टंकी को इमीडिएटली भर दिया। पर अगर वो नल को उतना ही स्पीड से चालू रखेंगे तो धीरे धीरे वो ओवरफ्लो होने लगेगी। तो ये जो मेरा उदाहरण है टंकी खाली होने का, ये है बीमार होने वाले व्यक्ति का, कि जब आप बीमार होते हैं, किसी चीज की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो गई है, तो आपको ज्यादा डोज लेना पड़ता है। पर अगर पानी की टंकी में से थोड़ा थोड़ा पानी रोज आप उपयोग कर रहे हैं, तो कितना भरना पड़ेगा? जितना कम हुआ उतना हमको रोज भरना पड़ेगा, ताकि वो टंकी भरी हुई रहे। वो काम एक तरह से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करते हैं। तो रोज की जो जरूरत है वो रोज पूरी करनी है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं टंकी पानी की एक बार भर देता हूं और 1 महीने तक फिर उपयोग करता रहूंगा। किसी के घर में इतनी बड़ी पानी की टंकी हो सकती है क्या, जो 1 दिन भर दी जाए और 30 दिन काम चले? है किसी के भी घर में ऐसी टंकी? नहीं। इसीलिए नगर पालिका से, नगर निगम से नल रोज आता है, पानी रोज आता है नल में, क्योंकि रोज की जो आवश्यकता है वो रोज पूरी होनी चाहिए। वैसे ही हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है रोज की, जो या तो आप जो नगर पालिका का नल से पानी आ रहा है उससे उस टंकी को भर लीजिए, और सफिशिएंट पानी नहीं आ रहा है तो टैंकर बुलवा के डलवाना पड़ता है। पानी तो लगेगा ना घर में, नल में नहीं आएगा तो आप कहीं और तरीके से बुलाएंगे। तो बाहर से, तो खाने से अगर नहीं मिल रहा है, नल यानी रोज का खाना हो गया हमारा, नल में जो पानी आता है वो हमारे रोज के भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं उसके बराबर है। लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो हमको बाहर से लेना पड़ेगा। और ये जो मैंने उदाहरण लिया, इसमें बात ये है कि किसी के भी घर में नल से सफिशिएंट पानी नहीं आ सकता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें हमको सारे न्यूट्रिएंट जो रोज चाहिए वो नहीं मिलते हैं। सिंपल सा उदाहरण है प्रोटीन का, कि प्रोटीन अगर आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए और आप 75 किलो के हैं तो 75 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, और खाने से कोई हालत में 75 ग्राम नहीं मिल सकता है। तो स्वाभाविक है आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, वो पानी का टैंकर डलवाना ही पड़ेगा बुला के रोज। तो वो जब तक हम नहीं करेंगे, और जो फर्क महसूस होगा वो फर्क आपको थोड़े समय में होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। तो ये अनवर जी ध्यान रखने की बात है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस प्रश्न में कि लोगों को फायदा होता है। देखिए कई बार क्या है, जो फायदा होगा ना उसका स्वरूप थोड़ा अलग रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊं। हमारे कंपनी के जो चेयरमैन हैं, वो करीब 12 महीने से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले रहे हैं, और उनके बेटे ने भी उनको देख के शुरुआत की, और उनको 1 साल हो गया लेते लेते। और उन्होंने एक दिन बोला कि पापा ये मैं साल भर से ले रहा हूँ, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। तो पापा ने उनको बोला कि अच्छा, बोले एक बात बताओ, तुमको बीच बीच में से माइग्रेन की दिक्कत होती थी, सालों से होती थी, पिछले 1 साल में कितनी बार हुआ? सर्दी जुकाम भी तुमको जल्दी हो जाता था जब मौसम थोड़ा बदलता था, तो पिछले 1 साल में ये सब बातें कितनी बार हुई? तो फिर वो थोड़ी देर सोचने लगा और बोला पापा वैसे देखा जाए ना तो पिछले 1 साल में एक बार भी नहीं हुआ है। अब ये एक फायदा है जो हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी थी वो कमी पूरी हो रही है। पर ये फायदा कब महसूस होगा? जब आप बैठ के सोचेंगे कि यार हमेशा ऐसा था, होता था और अब नहीं हो रहा है। तो फायदा कई बार इस तरह से होगा। तो ये सब बातें, मतलब इस तरह से हमको लोगों से इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि फायदा जरूर होगा, लेकिन समय लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है।
1 महीने में भी कुछ नहीं ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 1 महीने में महसूस करने जितना फायदा नहीं होता है। तो शुरू में ही लोगों को बोलते कि सर आप 3 से 6 महीने अगर लेना चाहते हैं तो ही मैं आपको सुझाव देने में इंटरेस्टेड हूँ। 1 महीने का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे को आपको कुछ देना नहीं है। एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप अगर मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं तो पूरा विश्वास कीजिए, और नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए, है ना। चलिए, आइए सोहन सिंह जी। थैंक यू सर गुरुदेव। गुड मॉर्निंग सर। मेरा चार्ज नोट चार्ज गुरुदेव, एक प्रश्न है था सर। तो जैसे सर हम फील्ड में जाते सर तो सर पूछते भाई एक सर इसकी यूटीएल लिमिट होती है सर, यूटीएल है ना सर। अगर सर उसका यूटीएल लिमिट सर जैसे प्रोटीन सर पूरा है, डेफिशिएंसी पूरी है सर, कैल्शियम सर पूरा है, बोन डेंसिटी, तो फिर सर कोई क्या सर सप्लीमेंट लेना चाहिए सर उनको दोबारा सर जी? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यूटीएल क्या होता है ताकि सब लोगों को समझ में आए। यस सर। अभी आपको एक शब्द मैंने बताया आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। वैसा ही डब्ल्यूएचओ ने एक और शब्द बनाया है, यूटीएल अपर टॉलरेबल लिमिट। यस सर। अपर टॉलरेबल लिमिट जो है वो किसी भी न्यूट्रिएंट की वो मात्रा है जो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में ली जा सकती है। आरडीए वो मात्रा है जो कम से कम लेना जरूरी है। यूटीएल वो मात्रा है जो आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। मान लीजिए विटामिन ए है, और विटामिन ए का जो आरडीए है वो 600 माइक्रोग्राम एक पुरुष के लिए। अब 600 माइक्रोग्राम आरडीए है और 1200 माइक्रोग्राम समझो यूटीएल है, अपर टॉलरेबल। तो जब तक आप 600 माइक्रोग्राम से ज्यादा लेंगे और लेकिन 1200 से कम लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप विटामिन ए 3000 माइक्रोग्राम रोज लेने लगे तो थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई दिक्कत होने लगी, क्योंकि आप अपर टॉलरेबल लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं। यस सर। सारी दवाइयां अपर टॉलरेबल लिमिट के ऊपर बनती है, इसीलिए वो कम समय के लिए ली जाती है। जब तक बीमारी है तब तक ली जाती है, और इसीलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट रोज लिए जाते हैं, क्योंकि ये आरडीए के हिसाब से बनते हैं। यस सर। आपका जो प्रश्न है कि जिस व्यक्ति की यूटीएल लिमिट पूरी हो रही है, क्या उसको सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता है? यस सर। थियोरेटिकली उसका जवाब रहेगा कि नहीं है। प्रैक्टिकली जवाब ये है कि कोई यूटीएल तक पहुंच ही नहीं सकता है, तो लेने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि यूटीएल तक पहुंचना ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक चीज है। यूटीएल तक कैसे पहुंचेंगे? अगर प्रोटीन का यूटीएल किसी के लिए 100 ग्राम है, कैसे पहुंचोगे बिना सप्लीमेंट लिए? यस सर। एक रोटी में 2.5 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। यस सर। एक कटोरी दाल में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो उस व्यक्ति का पूरा होगा जो 25 कटोरी दाल पी रहा है। तो ऐसा आदमी ढूंढ के बताओ पहले कौन है। 25 कटोरी दाल, अच्छा वो भी दाल में दाल और पानी का रेशो ठीक होना जरूरी है, क्योंकि जब हम दाल बनाते हैं तो दाल एक हिस्सा डालते हैं, कुकर में चढ़ाने के पहले 3 हिस्से पानी होता है। तो दाल तो बहुत कम जा रही है ना पेट। यस सर। उस दाल में कुछ परसेंट प्रोटीन है, पर जब दाल बन के आती है तो वैसे ही 75% तो पानी मिला हुआ है। तो ये बातें समझना बहुत आवश्यक है, और ये सब आपको इस तरह के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। मैं मनीषा जी को भी कहूंगा कि ये जो आपने प्रश्न पूछा और इससे पहले के दोनों प्रश्न, वो उनके हिसाब से भी और आपको इसका जवाब देंगी। मनीषा जी इज अवेलेबल। मनीषा, यू वांट टू टेक ओवर? तक आ रही हैं हम, और किसी का कोई प्रश्न है?
इम्पोर्टेंट बात ये है, ये सारी बातें तो ठीक है, हम ओके सॉरी एक मिनट मनीष cannot. आई थिंक यू आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला सर, देयर इज नथिंग टू ऐड। So that is perfect. चलिए, तो और किसी का कोई प्रश्न है तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों का नहीं है तो मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है कि हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम स्वयं के और अपने परिवार के लिए रोज मेहनत कर रहे हैं, तो हमको लोगों से जाके मिलने में दिक्कत क्यों होती है? आइए धर्मेंद्र जी, आप अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते, जय आरसीएम सर। ये बच्चों का जो बॉडी स्कैन नहीं किया जाता सर? नहीं, हाँ, तो मैं मना किया था किसी को कि बॉडी बच्चों को नहीं स्कैन किया जाता है, तो पता कैसे चलेगा हमको? और जगह चेक करा लो। कह रहे थे कि वो एसिडिटी जैसे बनता है तो पित्त होता है, पित्त वैसे से भी कोई एसिड निकलता है। बॉडी स्कैनर से चेक होती है। हाँ, तो कह रहे बच्चों की हाँ जी, तो कह रहे हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या चैलेंज हमको आता है जाके लोगों से मिलने में? ठीक है धर्मेंद्र जी, मैंने आपको अभी म्यूट कर दिया है आपके प्रश्न का जवाब देने के बाद। तो जी इंद्रदेव जी आइए। ये रोज अगर हम डेली काम करें तो रोज 2-3-4 लोगों से मिलने में क्या दिक्कत है, क्या चैलेंज? सर नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जैसे हम मान लीजिए किसी से मिलने गए तो हो सकता हो उसका उस समय टाइम न मिले बातचीत करने का, या हो सकता हो वहां तक हम पहुंचे तो अपना साधन खर्चा लगे, या हो सकता हो उसका और हमारा ताल्लुक बैठना हो बातचीत करने का। तो ऐसे में हम थोड़ा हार जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, समय से नहीं तालमेल बैठ पाता। नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि समय पे पहुंच नहीं पाते हैं या? हाँ जी 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 नहीं, सर जी, समय से नहीं पहुंच पाते हैं, या समय से अगर पहुंच गए तो वो नहीं मिलता, और वो मिलता व्यक्ति तो उससे टाइम नहीं मिला बातचीत करने का। तो बार बार मन में होता है इतना दूर गया और 2-4 किलोमीटर, पैसे भी बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, और फिर आशा असफलता की ओर आ जाती है, निराशा आ जाती है। निराशा आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये है सर कि हमको 2 बातें करनी पड़ेंगी। स्वयं के भी समय की रिस्पेक्ट यानी इज्जत करनी है, और दूसरे की भी। और दूसरों को भी ये समझाना है कि आप भी समय की इज्जत कीजिए। तो ऐसा अगर एक बार आपके साथ किसी के साथ हो जाए, एक तो जिसको आप समय दे रहे हैं आपको हर हालत में उस समय पहुंचना है, आप लेट नहीं हो सकते। समय सोच समझ के दीजिए। अगर आप वहां पहुंचते और वो नहीं मिलता है तो बड़े ही नम्रता के साथ उनको बताइए कि सर देखिए मैं इतने दूर से आया और आप नहीं मिलने के कारण मेरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि हम दोबारा मिलते हैं, लेकिन जो समय आप देंगे उस समय पे मिल पाएंगे तो अच्छा रहेगा। और किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए मुझे, ताकि मैं उस समय को उपयोग कर सकूं और किसी और से मिल सकूं। जब आप ये बात आप गुस्सा होके नहीं कहेंगे, जैसे मैंने कहा जिस टोन में, नम्रता के साथ इस बात को कीजिए, तो सामने वाला व्यक्ति आपके समय के महत्व को समझेगा। और धीरे धीरे इस तरह का एक्सपीरियंस आपको आएगा ही नहीं कि लोग बुला के नहीं मिलते हैं या
दूसरी बात, कुछ चीजें हमें भी फॉलो करनी है। जैसे आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं, घर से निकलने के पहले कंफर्म कर लीजिए कि वो अवेलेबल हैं। आपको पता रहता है आजकल गूगल मैप से कितने समय में आप पहुंचने वाले हैं, तो उनको बता दीजिए कि सर मैं अभी निकल रहा हूँ, इस समय पहुंच जाऊँ। अब जब आप ये काम करेंगे तो लोगों के ना मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अगर बाई चांस वो नहीं मिलने वाला तो उसी समय बता देगा कि यार आज मैं नहीं हूं, मत आओ, तो आपका समय बच गया। लेकिन हर किसी मीटिंग में जाने के पहले एक बार कंफर्म कर लेने में कोई बुराई नहीं, विशेषतः तब जब मीटिंग आपने बहुत पहले एडवांस में फिक्स की हो। मान लीजिए आज आपने किसी से बोला कि भाई, किसी ने आपको बोला 20 जनवरी को सुबह 11 बजे मिलेंगे। अब आज 7 जनवरी है, 20 जनवरी में अभी 13 दिन है। हो सकता है अगर आपने डायरी में लिख के नहीं रखा और उन्होंने रख के नहीं रखा तो दोनों ही भूल जाओगे कि 20 तारीख को 11 बजे मिलना था। तो 20 तारीख को 11 बजे मिलना था तो आपको 19 को एक बार फोन कर लेना है कि सर हमारी बात हुई थी, कल 11 बजे मिलना है, तो मैं कितने बजे आ जाऊं। वही है ना, अभी भी कुछ चेंज तो नहीं है, और उससे कंफर्म हो जाएगा, और तो आपका भी समय बचेगा। कई बार क्या होता है कि हम, वही बात घूम फिर के आती है अनुशासन के ऊपर, कि किस तरह का डिसिप्लिन हम फॉलो कर रहे हैं। अब एकदम से काफी सारे हाथ खड़े हैं। आइए मुरली मनोहर जी, कल आपसे बहुत लंबी बात हुई थी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा 4 नीति था विशेष सर। तो अभी एक सर जो बोले ना सर, माइग्रेन, वो कौन सा बीमारी, वही नीति हमको जानना है। नहीं, वो तो मैं उदाहरण के लिए बोला, माइग्रेन यानी सर दुखना होता है। तो ओहो, अभी कल के बाद आपने, ये तो आपको समझ में आ गया कि बॉडी स्कैनर नहीं होने से काम रुकने नहीं वाला है, ये आपने स्वीकार किया या नहीं किया? नहीं सर, एकदम पूरे स्वीकार कर ले। आज से हम यानी ठक्त काम करेंगे, जो नहीं कर रहे थे वो करने काम करेंगे। बहुत अच्छी बात। जो नहीं कर रहे थे अगर वो काम करेंगे तो जो पैसे नहीं आ रहे थे वो आने लगेंगे। नहीं सर, एकदम रात से हमको वो खल रहा है, रात भर सोचते रहे कि हम, ये हम ही में खामी है जो कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और अच्छी बात क्या है मुरली जी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपने ये बात समझ लिया कि हाँ मुझ में खामी है और मुझे ही दूर करनी है। कोई दूसरा अपनी मदद करने नहीं आएगा, हमको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, है ना जी। तो बहुत बहुत आपको अग्रिम बधाइयाँ कि जाइए, लोगों से मिलिए और अपना और रिश्ते बनाने पे फोकस कीजिए, प्रोडक्ट सेल करने पे नहीं। प्रोडक्ट बिकना, सप्लीमेंट बिकना एक रिजल्ट है, एक आउटकम है, एक्शन है लोगों से रिश्ता बनाना, है ना। और उसमें जो रात में जो पूनम मैम जो बोल रही थी, वो भी बहुत अच्छा लगा कि वही सिस्टम से हमको भी काम करना है। बिल्कुल सबको ही काम करना चाहिए। पूनम मैडम ने जो कल बताया वो सबसे आइडियल तरीका है काम करने का, कोर्स में वही सिखाया गया है। और चूंकि उन्होंने बोला कि मैंने कोर्स 2 ही बार देखा है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से देखा है, और मोर इम्पोर्टेंटली सिर्फ देखा नहीं है, उसको उन्होंने अपने व्यवहार में शामिल कर लिया है, व्यवहार का हिस्सा बन गया है, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और आज भी सुबह उन्होंने पूछा कि भाई अब 2 लोगों से बात हो रही है, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बॉडी स्कैनर लेके आइए, अदरवाइज मैं पहली मीटिंग में लेके ही नहीं जाती। बिल्कुल पहली मीटिंग में आप सिर्फ एक चीज बेच रहे हैं और वो है स्वयं। पीपल बाय पीपल, लोग लोगों को खरीदते हैं और फिर लोगों से कुछ भी खरीदते हैं। तो जब तक हम ये बात, सिंपल सी बात नहीं समझेंगे, सेलिंग में सफलता नहीं मिलेगी। सेल तो आप कर लोगे, एन केन प्रकार तो बेचा जा ही सकता है, पर वो एक ही बार बिकता है और उसमें रिश्ता बनता नहीं, रिश्ता टूटता है। जब आप जबरदस्ती बेचते हैं तो सिर्फ रिश्ता टूटता है, बनता नहीं। पर अगर आप समझ के सामने वाले की आवश्यकता के हिसाब से करके देते हैं तो फिर रिश्ता बहुत मजबूत बनता है ना। चलिए, आइए हरजीत जी, आपने हाथ खड़ा किया।
सत श्री अकाल सर, जय श्याम, जय राजनीति चार्ज। सर मैं आल कोर्स में जाती हूँ तो वो खुलता नहीं है, मैंने नंबर भी दिया है बट मेरे को फोन नहीं आया अभी। फोन तो यूजुअली रोज ही, आजकल तो समय नहीं लगता है, सेम डे आ जाता है। मैं यहाँ पे अभी भी बोल देता हूँ, आज गायत्री जी या नरेंद्र जी का आपको फोन आज आ जाएगा। आपने नंबर यहाँ डाल दिया है एक बार? जी सर, 2 बार डाल दिए सर, पहले भी डाला था। कोई दिक्कत नहीं, अभी अगर एक बार आप लिख देंगे यहाँ नंबर, आपको आज ही फोन आ जाएगा। आपका जी नंबर सर। बोल दीजिए, यहाँ पे मैं मैसेज में उनको भेज भी देता हूँ। सर 98 हाँ जी, 55 9855 हाँ जी 8 33 हाँ 3351 नहीं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9855833351। नहीं ये सर हाँ 9 डिजिट ऊपर होगा। हाँ सर 98 558 53 351। पंजाबी में तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। 1 मिनट रुकिए सर। हाँ, आपकी बिटिया को दे दीजिए, वो बता देंगे। 98 558 53 351। हाँ जी सर 98 55 85 33 हाँ 51। अब सही नंबर है, बिल्कुल। हाँ जी ओके, आपको फोन आ जाएगा आज, ठीक है जी सर। सर जैसे आपने बताया कि आप लोग जब जाते हैं किसी के पास तो समय, सर हमें घर से समय से पहले ही चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर उस टाइम लिया है तो समय से पहले जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम जब उससे बात करते हैं हमें पहले से उससे रिलेशन बनाना चाहिए। उसके जो उसकी जो मन की बात है वो सभी सुन लेनी चाहिए पहले, और बाद में फिर अपना जो परिचय वो देना चाहिए। तो सर सही है ना जी ऐसी बात? सर न्यूट्रिशन जो है मेरी दीदी है, उसको काफी टाइम से बहुत ज्यादा मतलब की दिक्कत थी, डॉक्टर की दवाई बड़ी ली उसने। तो फिर सर उन्होंने सप्लीमेंट दिया है उनको, अब वो ठीक है, 3 महीने से खा रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि अब जिम मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मैं कहा दीदी छोड़ना भी मत। बहुत अच्छी बात है, आपको इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। समय की जो बात है ना, मैं जैसे आपको एक बार बताऊं, आप लोग ये सेशन जो है ये फरवरी से हो रहा है, और एक भी दिन ये सेशन 7:01 पे शुरू नहीं होता है। 7 जी बजे सर 7 बजे शुरू होता है शार्प। हमें 7 जी सर 7 सर बजे अभी से आप पहले। देखिए, अभी यहाँ पे 112 लोग हैं, जी सर 7 बजे सिर्फ 18 लोग थे, जी सर है ना? जी तो समय की इज्जत हमको दूसरों की भी करनी है और स्वयं की भी करनी है। करनी है जी सर। है ना? तो ये है, चलिए 8 बज गए हैं। कल किसी कारणवश मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कल सुबह सेशन नहीं होगा 8 बजे का। परसों शाम को 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। कल सुबह 7 बजे नहीं मिलेंगे, रविवार को मैं फ्लाइट में रहूंगा तो डिस्कशन हो नहीं पाएंगे। तो कल सुबह नहीं होगा, परसों शाम को 7 बजे सेशन होगा एज यूजुअल, और हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो सीखा है उसको प्रयास कीजिए आज और कल वीकेंड पे लोगों से मिलने का। और जैसे मुरली जी ने कहा कि कल पूनम जी की बात सुन के उनको लगा कि हाँ वो सही तरीका है काम करने का, तो करिए, सीखिए, करिए, लोगों से मिलिए, लोगों को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दीजिए, और फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है ना? जी सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।